हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बेटा आज जैसा कि हम लोग जेई 100 का टॉप 100 का हम लोग दो सीरीज हम लोग लेके आ चुके हैं बेटा। दो पार्ट हमारा लॉन्च हो चुका है। मैं आज जेई 100 का मैं आज तीसरा पार्ट लेके आया हूं बेटा आप लोग के सामने। पार्ट 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कि हम उन क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं जो क्वेश्चंस हमारे अपकमिंग एग्जाम जो अप्रैल में सेकंड शिफ्ट होने वाला है उसमें क्या क्या टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हम केवल उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट 3 सेशन को। और जैसा कि ये आपके स्क्रीन में बेटा पहला क्वेश्चन आ चुका है और ये फर्स्ट क्वेश्चन को बेटा हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका जा रहा है थोड़ा रोटेशनल मोशन के टॉपिक में। देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। A solid sphere ring, disk or equal masses and the rotation drop from the point A, an inclined plane and shown in the figure. Which one of the following is correct? बेटा देखो इसमें फिगर मिसिंग है बट मैं आपको बताता हूं इसमें सिचुएशन क्या है। इस क्वेश्चन में सिचुएशन है बेटा कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा। ऐसे लेट सपोज कि हमारे पास एक ऐसा है कि इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, ठीक है। अच्छा ये थीटा ईटा पे लगा होगा बेटा, हाँ सर लगा होगा। अब यहाँ पे बेटा यहाँ पे बोल रहा है क्या रहा क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है और यहीं पे हमारे पास एक स्फीयर भी है और यहीं पे हमारे पास एक डिस्क भी है बेटा, ठीक है। यानी यहीं पे हमारे पास डिस्क है, यहीं पे हमारे पास बेटा यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है और यहीं पे हमारे पास एक रिंग है, ठीक है। हमारे पास तीन चीजें हैं यहाँ पे और तीनों चीजों को एक साथ यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है ना। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है यहाँ से। और अगर यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इस ग्राउंड पे बेटा पहले पहुंचेगा, इन तीनों में कौन सा पहले पहुंचेगा इस ग्राउंड पे। तो ये बात देखना हमें, ठीक है। सबके मासेस सेम है बेटा, सबके मासेस सेम है। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, ये इंक्लाइनेशन का केस है। तो बेटा इंक्लाइनेशन केस में जो हमारा एक्सीलरेशन होता है इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन फॉर इंक्लाइंड प्लेन्स, आपको डायरेक्ट बेटा इस एक्सीलरेशन की वैल्यू को याद रखनी होगी। जैसे हम बेटा मैकेनिक्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि आपका प्लेन रफ है या आपका प्लेन स्मूथ है तो उस पर आप एक्सीलरेशन ऊपर जाते वक्त अलग लेते हो, नीचे आते वक्त हमेशा अलग लेते हो और फ्रिक्शन हमेशा आप अपोजिट लेके चलते हो बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन के। ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी जो एक्सीलरेशन होता है वो आपको डायरेक्टली याद रखना बेटा, दैट इज जी साइन थीटा अपन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर बेटा। ये होता है बेटा यहाँ का फॉर्मूला। अब आप खुद सोचना बेटा, ये आई, अब आप एक बार यहाँ पे रिंग के लिए सोचोगे बेटा, एक बार आप यहाँ पे बेटा सॉलिड स्फीयर के लिए सोचोगे, एक बार यहाँ पे बेटा आप डिस्क के लिए सोचोगे। और आपको पता बेटा आई क्या होता है। तो अगर मैं बेटा आई डिस्क के लिए बात कर लूं, ठीक है, आई अगर मैं बेटा सॉलिड स्फीयर के लिए बात कर लूं, अगर बेटा मैं आई रिंग के लिए बात कर लूं बेटा, तो सभी का हमें देखना होगा। डिस्क का बेटा होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 यानी कि 0.5 एम आर स्क्वायर बेटा, ठीक है सर, ओके। सॉलिड स्फीयर का होता है बेटा, अगर सॉलिड स्फीयर का आप देखोगे बेटा तो सॉलिड स्फीयर का आपका बनेगा 0.4 एम आर स्क्वायर बेटा, ठीक है। और रिंग की बात करें बेटा तो ये 1 एम आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 1 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप खुद देख लो बेटा, सबसे कम जो आई है वो किसका आ रहा है, सॉलिड स्फीयर का आ रहा है बेटा। और आप खुद सोचो, ये आई जितना कम होगा, ये आई जितना कम होगा ये वैल्यू उतनी ज्यादा अच्छी होगी, और ये वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा होगा एक्सीलरेशन उतना ज्यादा होगा, और एक्सीलरेशन जितना ज्यादा होगा, ध्यान से देखना बेटा, यानी आई जितना मिनिमम होगा बेटा एक्सीलरेशन उतना मैक्सिमम होगा, और एक्सीलरेशन ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी बेटा, स्पीड ज्यादा होगी बेटा तो टाइम कम लेगा ग्राउंड पे पहुंचने में। इसका मतलब यह है कि सॉलिड स्फीयर का आई सबसे कम है, यानी कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा बेटा, आपका सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। उसके बाद कौन पहुंचेगा बेटा, उसके बाद पहुंचेगा आपका डिस्क बेटा, उसके बाद आपका डिस्क पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या पहुंचेगा, रिंग पहुंचेगा। तो बेटा मैंने यहाँ पे आपका मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर जाओगे। अगर आप इस ऐसे फॉर्मूले को अगर आप लास्ट टाइम पे भूल जाते हो बेटा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और इन फॉर्मूलोज को हम लोग बेटा बनाते कैसे हैं, हम लोग इसको बनाते हैं बेटा यहाँ पे 3 इक्वेशन लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई भी रोटेशन में अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर आपको वहां पे बेटा फोर्स की वैल्यू चाहिए, एक्सीलरेशन की वैल्यू चाहिए बेटा, तो आपको वहां पे 3 इक्वेशन जनरली यूज करने पड़ते हैं बेटा। जहां पे फर्स्ट इक्वेशन आप यूज करते हो एनएलएम का, यानी कि सबसे पहले बेटा आप एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन लेते हो,
फिर उसके बाद बेटा आप टॉर्क बैलेंस करते हो, यानी कि टाउ बराबर आई इंटू अल्फा आप लगाते हो, वहां पे टाउ भी टाउ नेट लिख रहे होते हैं बेटा, यानी जितने भी फोर्स वहां पे एक्ट हो रहे हैं उन सभी फोर्सेस को देख के आप करते हो बेटा। और जो थर्ड इक्वेशन बनता है बेटा, दैट इज द कंडीशन ऑफ द रोलिंग बेटा, और वो आपका होता है नेसेसरी कंडीशन बेटा, ए बराबर आर अल्फा, जो आया कहां से, अगर मैं आपको बताऊं तो आया बेटा आपका V बराबर आर ओमेगा से बेटा। ठीक है, आंसर तो बेटा आ चुका है, बट मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि और आप इसके बारे में क्या सोच सकते हो जो आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप खुद देखो बेटा, V बराबर आर ओमेगा की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप जनरली खुद सोचना यहाँ पे, अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं आपको बेटा ये बोलूं, जरा देखना ध्यान से, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ सोच रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ सोच रहा हूं बेटा कि, ध्यान से देखना, V बराबर आर ओमेगा बेटा, ये क्या है आपका, ये कंडीशन ऑफ रोलिंग है बेटा, कंडीशन ऑफ रोलिंग है बेटा। तो अब देखना जितना भी आप चेंज, आर तो कांस्टेंट होगा, रेडियस तो कांस्टेंट होगा सबका, तो v जितना आप चेंज करोगे उतना ही आपको ओमेगा को चेंज करना पड़ेगा, तभी ये बराबर रहेगा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब बेटा वेलोसिटी का रेट क्या होता है, अगर इसको चेंज करोगे तो एक्सीलरेशन देता है, और ओमेगा को अगर रेट से चेंज करोगे तो अल्फा देता है। तो देख लो बेटा, यही से तो आया ए बराबर अल्फा, ये सब बेटा रोलिंग का कंडीशन है। अगर आप चाहते हो कि रोलिंग मेंटेन रहे, यानी नेसेसरी कंडीशन फॉर रोलिंग व्हाट, दैट इज V बराबर आर ओमेगा, बट व्हाट शुड मेंटेन दिस रोलिंग, हमें क्या करना होगा, हमें ए बराबर आर अल्फा यूज करना होगा बेटा। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन में काम आएगा, यानी सबसे पहला इक्वेशन बनाते हो बेटा एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, दूसरा इक्वेशन आप बनाते हो बेटा टॉर्क नेट इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और तीसरा इस अल्फा को रिप्लेस करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ए बराबर आर अल्फा। बेटा अगर आप तीन ये काम कर लोगे तो आपके सारे प्रॉब्लम इस रोटेशनल मोशन के सॉल्व हो जाएंगे, चाहे रोलिंग के कोई भी समस्या, ऑल रोलिंग समस्या टू बी हैंडल बाय दिस थ्री इक्वेशन। ठीक है बेटा, ओके, चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। देखते हैं बेटा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन बेटा। यहां पे आपसे बोल रहा है बेटा, यहां पे आपसे बोल रहा है कि हमारे पास 7 आइडेंटिकल, ठीक है, 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेन डिस्क ईच ऑफ मासेस m एंड रेडियस r, ठीक है, वेल्डेड सिमेट्रिकली एज शोन इन फिगर, जैसा कि हमें दिख रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट द एक्सिस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट P। इसका मतलब बेटा जरा ध्यान से सुनना, ये है बेटा आपका यहाँ पे कोई पॉइंट, दिस पॉइंट इज बेटा P, ये आपका पॉइंट P। अब समस्याएं यहाँ पे बहुत है बेटा, समस्याएं ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रहा हमारा पहला स्फीयर, ये रहा हमारा दूसरा स्फीयर, ठीक है बेटा। अब आप देख लेना, सभी को आप देखते जाओ, सबकी को देखते जाओ, सभी को देखते जाओ। आपके पास टोटल कितने हैं, ये 7 है बेटा। अब दिक्कत यह है बेटा कि आप या तो ऐसा करो, या तो आप ऐसा करो कि इन सभी से बेटा ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, फिर यही से तो पूछ रहा है, यानी कि यहां से आप निकाल लो एम आर स्क्वायर। बट बेटा इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम ये होगा बेटा कि आपको ये सारे आर कहां से निकालोगे, इस सारे आर को निकालने में आपको समस्या होगी बेटा। तो हमें इस मेथड को छोड़ना होगा, अब हमें कुछ और सोचना होगा बेटा, और अल्टरनेटिव के बारे में सोचना होगा। तो और अल्टरनेटिव क्या हो सकता है सर, तो और अल्टरनेटिव बेटा ये हो सकता है कि हमें इस पॉइंट P के अबाउट चाहिए, तो क्यों ना मैं सभी ब्लॉक को इस सेंटर के अबाउट लेके चलाऊं बेटा, इन सभी ब्लॉक को बेटा इस सेंटर वाले के अबाउट में लेके चलाऊं, इसके अबाउट, इस O के अबाउट में लेके चलाऊं, इन सभी के कितने के, 1 2 3 4 5 6 बेटा, इन 6 को मैं इसके अबाउट लेके चलाऊं, मेरा काम होगा आसान। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इसका खुद का क्या होगा, तो ध्यान से सुनना बेटा, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम। पहले तो आप ये बना लो, तब हम यहां से यहां चल लेंगे बाद में, यहां से यहां चल लेंगे बाद में। पहले इन सभी का इसके अबाउट निकाल लो, फिर उसके बाद आप यहां से यहां का निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आई ऑफ द सेंटर ऑफ मास टू द होल सिस्टम क्या होगा, तो होगा क्या बेटा, ये तो ऑब्वियस ही बात है। एक तो बेटा इसका आपका हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर, ठीक है बेटा, और ध्यान से देखना जरा, प्लस बेटा क्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, हम यही 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा, यही 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एक तो इसका इंडिविजुअल अपने वाले का, एक तो इसका खुद का अपने वाले का हो जाएगा, यानी इसका खुद हो जाएगा बेटा यहाँ पे हाफ mr स्क्वायर प्लस, और ये डिस्टेंस के साथ हम देखेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे mr स्क्वायर बेटा, ठीक है, mr स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो हमारा निकल के आ रहा है बेटा, ये हमारा निकल के आ रहा है, एक्चुअली ये हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक्चुअली सबका हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखना ध्यान से, अब हम इसको रिजॉल्व करें बेटा, तो यहां से रिजॉल्व करके क्या मिलेगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर
प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3, ये हो जाएगा 3mr², और इधर आ जाएगा बेटा तो ये बन जाएगा आपका। और एक चीज और ध्यान देना बेटा, यहां से बेटा आपका ये r, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, यहां से डिस्टेंस कितना है r, और ये डिस्टेंस कितना है r, तो टोटल डिस्टेंस सभी से देखना, ये भी 2r, 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 यानी यहां तक का सभी का डिस्टेंस क्या होगा, 2r के बराबर होगा बेटा। ये r क्या होगा, 2r के बराबर होगा, यानी कि ये r क्या होगा बेटा, ये 2r का होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब कि ये 2r का होल स्क्वायर करोगे बेटा तो 4r² हो जाएगा बेटा, और 4 और 6 का मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 24mr² बेटा। ठीक है, अब देखना बेटा, ये जो आपने निकाला है ना, ये आपने होल सिस्टम का इस ओ के अबाउट आपने होल सिस्टम का ओ के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया बेटा। ये आ गया आपका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको चाहो तो आप ऐड कर लो, ये हो जाएगा बेटा 7/2, दिस इज 7/2 mr² प्लस ये हो जाएगा आपका बेटा 24 mr² बेटा। ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा इसका। अब यहां से इससे इसका निकालना है, तो जरा ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से इस चीज को नोटिस करना, यहां पे भी गेम हो सकता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या आपका r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, और इस पॉइंट P तक का भी r, दिस इज 3r बेटा। यानी कि अभी यहां से यहां का निकालोगे तो आपका r एक्चुअली कितना है, आपका 3r है। तो हम बेटा यहां से इसको निकालने के लिए इसमें क्या चुपचाप हम उस पॉइंट तक का निकालने के लिए क्या इसमें और ये वाला ऐड कर दें, यस सर ऐड कर दें, तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा m-r², यही तो होता है। अब r क्या होगा हमारा, 3r होगा, और m डैश में क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा इन सभी का मासेस लोगे ना तो कितने हैं टोटल बेटा, 6 हैं। ठीक है, और एक इसका खुद का बेटा 7 है, तो आप यहां पे रखोगे बेटा, आप यहां पे रखोगे 7/2 mr² प्लस 24 mr² प्लस मास कितना हो जाएगा, 7m के बराबर हो जाएगा, और r क्या आपका बेटा 3r, और 3 क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 9r²। अब बेटा आप इसको रिजॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे, ये बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है, तो ये आपका आएगा लगभग 181/2 बेटा, दैट विल बी योर आंसर, यानी 181/2 आ जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करके बहुत ही सिंपल था, यानी कि मेथड को बस आप सीखना। मेथड ये था कि मुझे इस पॉइंट के अबाउट चाहिए था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने क्या किया, इन सभी के सभी को हमने इस ओ के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के थ्रू। उसके बाद यहां से यहां मैं चल दिया, ऐड कर दिया, मेरा आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल था बेटा, ऐसे ही बेटा आपको इन चीजों को करते चलना है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बेटा, ये आ जाओ देखते हैं क्या है। A block of mass 2 kg pulled by 20 Newton forces as shown in figure. If the coefficient of friction is 0.2 between the surface and the block, what will be the velocity of the block after 2 meter displacement? ओके बेटा, गुड। तो यहाँ पे जो सिचुएशन कह रहा है, इस सिचुएशन को बेटा हम लोग समझते हैं थोड़ा। मान लो मेरे पास एक ऐसा सरफेस है, ठीक है सर, इसका मास भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, इसका मास दिया 2 kg, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स पुल्ड कर रहा है 20 न्यूटन का बेटा, यानी कि इसको खींच रहे हो आप बेटा F0 = 20 न्यूटन से आप खींच रहे हो। और ऐसा माना जा रहा है कि मान लो कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे दिया इस फोर्स से खींचते वक्त, ये ब्लॉक आ गया बेटा यहाँ। जब यहाँ पहुंचा तो इस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी जा रहा है वर्क पावर एनर्जी में बेटा, ये क्वेश्चन जा रहा है वर्क पावर एनर्जी में। और हमें पता वर्क क्या होता था हमारा, तो वर्क बेटा हमारा होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट ध्यान से बेटा वहां पे F.S करते थे हम लोग, थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं आपको, हम लोग W को लिखते थे F.S बेटा। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, ये तब यूज करेंगे बेटा जब F हमारा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो, अदरवाइज जनरल फार्मूला था हमारा F.ds का इंटीग्रेशन होगा बेटा। क्यों, क्योंकि F हमारा पता नहीं कांस्टेंट है कि वेरिएबल। बट अभी यहाँ पे हमारा फोर्स क्या दिख रहा है, 20 न्यूटन, यानी हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस फार्मूला बेटा। और ये डॉट प्रोडक्ट है तो आपको पता है बेटा, ये खुल के Fs cos थीटा हो जाएगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट गिव्स cos थीटा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें फोर्स देख लें कि सर इसमें कितने टाइप के फोर्स एक्ट हो रहे हैं। अगर आप देखोगे बेटा तो एक तो बेटा इसका mg नीचे की ओर जा रहा है बेटा होगा, यानी कि 20g बेटा इसका 20 इसका नीचे की ओर आ रहा होगा बेटा। एक तो 20 न्यूटन बेटा इसका नीचे की ओर आ रहा होगा, यस सर। और एक बेटा नॉर्मल भी तो लगा रहा होगा, यानी नॉर्मल लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, और वो नॉर्मल भी आपका लग रहा होगा। ठीक है,
अच्छा, एक बेटा जब ये इधर मूव कर रहा है तो इधर एक फ्रिक्शन फोर्स भी होगा। यस सर, फ्रिक्शन फोर्स भी होगा। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें पहले से गिवन आउट है बेटा, वो क्या है, म्यू इक्वल टू 0/0.2। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग ये करते हैं बेटा कि हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से सोचते हैं, इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे यहीं से, जोड़ेंगे भी यहीं से। वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है सर, ये होता है बेटा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा। ठीक है सर, ओके समझ गया। यानी कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के ई की बात कर रहा है, या फिर के फाइनल माइनस के इनिशियल की बात कर रहा है। यस सर। अब कितने फोर्स है ये भी तो देखो, क्योंकि जो W बराबर आप एफ लिख रहे हो बेटा, ये ध्यान रखना कि जो एफ लिख रहे हो ना, ये इस एफ का वर्क डन है, इस एफ का वर्क डन है। यानी कि जो आप W निकालते हो, जो आप वर्क डन निकालते हो, आप किसी फोर्स का निकालते हो। और मुझे दिख रहा है कि अभी यहाँ पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, अभी इस टाइम पे कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं सर, 4। ये 4 कौन कौन से फोर्स है, एक तो बेटा नॉर्मल फोर्स है, एक तो ग्रेविटी फोर्स है, एक तो खींच रहे हो एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाइड कर रहे हो, अप्लाइड फोर्स है, और एक इसका फ्रिक्शन फोर्स है पीछे की तरफ बेटा। तो 4 फोर्सेस है हमारे पास, हमें चारों फोर्सेस का वर्क डन निकालना पड़ेगा बेटा, और उसको बराबर करना पड़ेगा हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि फॉर्मूला तो WET का ये कहता है बेटा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है कि हम बेटा इसको ऐसे लिखने वाले हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल बेटा। समझ रहे हो बात को, ये पैटर्न होना चाहिए आपका। क्यों सर हमें तो पता है ग्रेविटी नॉर्मल का तो 0 हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, बट हमेशा 0 थोड़ी होगा, कहीं अगर नहीं 0 होगा तो आप गलत कराओगे। इसलिए आप प्रोसेस को फॉलो करो, दिस इज द स्टेप्स जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप बोलो कि सर ग्रेविटी फोर्स तो इस डिस्प्लेसमेंट में परपेंडिकुलर लग रहा है, और अगर परपेंडिकुलर लगेगा सर तो परपेंडिकुलर में cos 90 तो 0 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर फोर्स का तो वर्क डन 0 होता है। इसका मतलब कि सर ये तो 0 हो गया, यस बेटा, ये 0 हो गया, यस, ये और ये बचा, इन दोनों को ऐड करते निकालते हैं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन बेटा, ध्यान से देखना। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा आपका, म्यू इंटू एन, या फिर इसको बोल सकता हूं म्यू इंटू एम जी बेटा। यस सर, तो म्यू कितना दिया बेटा आपका 0.2, जिसे 0.2 इंटू एम, मास कितना बेटा इसका 2 kg, मास है 2 kg, और जी ले लो बेटा 10, बोला भी है क्वेश्चन में 10 लेने के लिए, 10 ले लो, तो हो जाएगा बेटा 4, ये हो गया 4 न्यूटन बेटा। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया 4 न्यूटन, बट टू बी अलर्ट बेटा, ध्यान से सुनना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज द नेगेटिव फोर्स बेटा। व्हाई, क्योंकि फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और बेटा फोर्स इधर लग रहा है, पीछे लग रहा है। तो अगर आप नहीं भी कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो ना, यू कैन यूज द फार्मूला। आप खुद बताओ कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यस सर, फोर्स इधर लग रहा है, यस सर, तो इसके बीच का एंगल क्या हो गया सर, एंगल हो गया 180 डिग्री। और बेटा cos 180 क्या होता है सर, -1 होता है, तो माइनस तो आ ही जाएगा। बट फिर भी आप ऐसे याद रखो बेटा कि फोर्स किधर है, पीछे, डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे। तो अगर फोर्स पीछे है और डिस्प्लेसमेंट आगे है, इसका मतलब वर्क डन तो नेगेटिव होगा, साइन चेंज होगा। तो बेटा हम इसको, अगर इसका वर्क डन लिखेंगे यहाँ पे फ्रिक्शन का, तो 4 न्यूटन का फोर्स है, तो हम लिखेंगे बेटा माइनस का 4 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा 2 मीटर का इंटू 2 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है 20 न्यूटन 2, यानी यहाँ पे करेंगे 20 का फोर्स गुणे 2 का डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली कहां था बेटा ये, रेस्ट पे, फाइनली पता नहीं कहां था, इनिशियली रेस्ट पे बेटा, तो ये तो हो गया आपका 0, और फाइनली तो हमें चाहिए ही, यहाँ पे लिख लो हाफ एम बी स्क्वायर है, हाफ बी फाइनल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा। ठीक है सर, ओके। और हमें पता बेटा इस एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू 2 है बेटा, तो अगर हम इसको 2 पुट करें तो ये कट जाएगा, यस सर कट जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लो, ये आ रहा है बेटा आपका माइनस का 8 बेटा, ये आ रहा है आपका माइनस का 8 प्लस ये आ रहा है बेटा 40 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ रहा है बेटा v स्क्वायर, ये बन गया बेटा आपका 32, यानी कि v की वैल्यू जो आ रही है बेटा, v की वैल्यू आ रही है जो बेटा, वो √32 आ रही है बेटा, वो आपका √32 आ रहा है। बोलो बोलो बोलो, ये सब ठीक है बेटा। तो हम ऐसे करके बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं
इट इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके जिसको आपको रिकॉल करके, जिसको आपको ध्यान देके चलना होगा। ये बहुत काम की चीज है बेटा और इसको करते रहना होगा, ठीक है। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को और चाहे बेटा, अगर मैं एक अल्टरनेटिव मेथड की बात करूं, इस क्वेश्चन को और भी एक अल्टरनेटिव मेथड से कर सकते थे। वो अल्टरनेटिव मेथड ये था बेटा, यूज द काइनेमेटिक्स। बेटा आप यहाँ पे चाहते थे काइनेमेटिक्स भी यूज करते थे सर काइनेमेटिक्स कैसे यूज कर सकते हैं? तो बेटा ठीक है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ कि काइनेमेटिक्स आप यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हो। ध्यान से देखना, ये याद रखना कि आपकी वेलोसिटी कितनी आई है, √32। अब देखते हैं सेकंड मेथड से बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा, हमारा आंसर जो आया हुआ है, हाँ सर हमें याद है क्या आया है, √32। यस सर, ओके। अच्छा एक और बात बता, फ्रिक्शन फोर्स कितना आया था, 4 न्यूटन, ठीक है। अप्लाइड फोर्स आपको F0 दिख ही रहा है, कितना है, 20 न्यूटन। अच्छा, मास कितना है सर, 2 kg है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, और डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। अब कभी यूज करना होगा तो हम इसको वैल्यूज को कर लेंगे। सुनना ध्यान से, हम काइनेमेटिक्स कैसे करेंगे सर, ध्यान से सुनना। व्हाट इज बेटा एक्सीलरेशन? सर एक्सीलरेशन होता है F नेट बाई टोटल मास। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F नेट, टोटल F नेट कितना लग रहा है, तो देखो 20 न्यूटन का आप आगे लगा रहे हो और 4 न्यूटन का पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। ये देखो F0 आप कितना लगा रहे हो, 20 न्यूटन इधर लगा रहे हो, और बेटा इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, और कितना लग रहा है, 4 न्यूटन। तो F नेट कितना हो गया, 20 - 4 दैट इज 16। इसका मतलब F नेट की वैल्यू होगी 16 न्यूटन, और टोटल मास कितना बेटा इसका 2 है। तो बेटा इसका आंसर आया एक्सीलरेशन का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब खुद बताओ, A बराबर अगर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया तो क्या 8 एक कांस्टेंट वैल्यू है क्या? यस सर, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू। और अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, तो वी कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं बेटा, हम यहाँ पे लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा। और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखो, d² = u² + 2as बेटा। अब ध्यान से सुनना, इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो बेटा u तो आपका 0 हो गया, v तो हमें चाहिए ही चाहिए, और प्लस 2 × a। एक्सीलरेशन कितना आया बेटा आपका, 8 आया बेटा, एक्सीलरेशन आपका 8 आया है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बेटा आपका 2 है। ये देखो बेटा, आप v² की वैल्यू आ गई 8 × 16 = 32 बेटा, ये 32। तो बेटा यहाँ से v की वैल्यू क्या आती हुई दिख रही है, √32 मीटर पर सेकेंड। और ये देखो हमने पहले भी क्या निकाला था, पहले भी वही आया था, v भी आया। तो यू कैन यूज आइदर go through the kinematics, या you can use directly work energy theorem। ठीक है बेटा, दोनों मेथड से हम आपको इस क्वेश्चन को करके दिखा दिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम लोग क्लास में बेटा इन क्वेश्चन को और भी डिस्कस करते हैं, और भी कॉन्सेप्ट को डेप्थ में लेके जाते हैं, पर बेटा हमारे पास एक टाइम लिमिट है, हमें अभी टाइम लिमिट के अंदर ही चीजों को खत्म करना है, इसलिए हम अब इससे ज्यादा आपसे बेटा डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इससे ज्यादा डेप्थ में चाहिए बेटा, आपको हमारा प्रॉपर बैच में आना पड़ेगा, ठीक है सर, ओके। अब देखते हैं बेटा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अरेंजमेंट यूनिफॉर्म सिलेंडर, द L रेडियस R अबाउट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ I, व्हाट इज द रेशियो ऑफ L by R such that the moment of inertia is minimum। बेटा ये मिनिमम की बात कर रहा है बेटा, और ऑलवेज याद रखना है आपको, ऑलवेज। क्यों सर, क्यों ऑलवेज बोल रहे हो आप, क्योंकि बेटा +4 टाइम जेईई मेंस में पूछ चुका है बेटा, +4 टाइम जेईई मेंस में ये पूछ चुका है क्या, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मिनिमम वाली कहानी। आओ करते हैं इसको, कहानी को खत्म आज। ये रहा सिलेंडर बेटा, जरा ध्यान से सुनना, ये रहा आपका सिलेंडर। यस सर, यही सही होता है सिलेंडर, ठीक है बेटा। इसका लेंथ बेटा ना, जो लेंथ, ये लेंथ आपका क्या है, लेंथ इसकी L है। और जरा ध्यान से देखना बेटा, इसका रेडियस कितना है, R है। अब यहां से हम दो चीजें आपको एनालाइज करके बताते हैं बेटा। मैं आपको सीधा सीधा ये बोल रहा हूं बेटा, मैं आपको सीधा सीधा ये बोल रहा हूं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा, मैं मिनिमम चाहिए, इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमेशा जीवन में याद रखना, मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों, अभी रीजन। m टाइम आप लिख दो बेटा यहाँ पे R² / 4 + L² / 12 बेटा, ठीक है। सर ये कैसे आपने बोल दिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा, तो सुनना बेटा ध्यान से, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर मैं आपको बोल दूं बेटा यहाँ पे, अगर मैं आपको बोल दूं कि इफ R = 0 बेटा, आप खुद सोचना, और एक केस अगर मैं आपको ले लूं बेटा, इफ L = 0 बेटा, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब खुद सोचो बेटा, अगर R इसका 0 हो गया, अगर ये R 0 हो गया, रेडियस 0 हो गया, तो क्या ये सिलेंडर आपका एकदम पतली सी, ये रॉड जैसी दिखने लगेगी, ऐसी देखो, आप खुद ही देखो, ये पतली सी क्या दिखने लगेगी, एक रॉड जैसी दिखने लगेगी, और पतली सी रॉड दिखेगी, और R बेटा 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो बचा क्या, बचा ये बचा, तो क्या बेटा I = ml² / 12, ये तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला,
ये तो आ गया वही निकल के। अच्छा, अगर एल को जीरो करोगे बेटा तो खुद सोचना, ये लेंथ ही जीरो हो गया तो क्या ये आपको बेटा ये तो बिल्कुल ऐसे दिखने लगेगा। और इसके अबाउट क्या आपको पता है बेटा कि एम आर स्क्वायर बाई 4 आता है इसका डाया के अबाउट? यस सर, इसके डाया के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 आता है। इसलिए बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ऑलवेज बेटा याद होना चाहिए। यहीं से सारा काम बेटा आपका होना है। ठीक है, कर सकते हैं सर? यस कर सकते हैं बेटा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इसको इस फॉर्मूले को चलते बेटा, अब हम इसको करने चलते हैं। आर स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर बाई 12, यानी कि यहां पर हमें मिल गया बेटा आई बराबर एम टाइम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12 बेटा। ठीक है, अब हमें मिनिमा चाहिए बेटा, हमें पता है डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर रखना होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास आर और एल ये दो वेरिएबल है बेटा, हमारे पास 2 वेरिएबल है बेटा। तब 2 वेरिएबल के साथ आप डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकते, तो किसी एक को हाइड करना होगा। तो सुनना ध्यान से बेटा, क्या मैं वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूं बेटा? यस सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये लिख सकता हूं तो आप जरा खुद सोचना बेटा, यहां से अगर मैं आर को निकालूं, अगर मैं आर क्यूब को इधर करके निकालूं तो ये क्या बनेगा बेटा, आप खुद देखना। या फिर हम इसको चाहूं, इसको बेटा एक और यहां से हम अगर आपको एनालिसिस, जनरल एनालिसिस करके हम बता सकते हैं कि क्या यहां पे अगर मैं इसका बात करूं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम क्या इसका सिलेंडर है? ध्यान से सुनना, क्या है ये? सर ये सिलेंडर है, सर ये सिलेंडर है, हटो सर ये सिलेंडर है। अगर सिलेंडर है बेटा तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेटा 2 पाई आर एल होता है। यस सर 2 पाई आर एल होता है। तो वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? दैट इज 2 पाई आर एल बेटा। ठीक है, तो यहां से हम आर की वैल्यूज को क्या लिख सकते हैं बेटा? सर लिख सकते हैं वी बाई 2 पाई एल। यस सर, ये लिख सकते हैं। तो इसको उठा के बेटा यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपका आई बराबर क्या बन जाएगा, जरा देखना, ये बन जाएगा एम टाइम आर की जगह हमने रख दिया, ये बना बेटा आपका। ठीक है, ओके, ठीक है, ये बन गया आपका वी स्क्वायर बाई आर को स्क्वायर करेंगे 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, पहले से 4 था यहाँ पे। ठीक है, और प्लस यहां से हमें लिखना है एल स्क्वायर बाई 12 बेटा। अब आप खुद देखो, ये इक्वेशन बेटा अब एल में आ चुका है बस, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेटा डी आई बाई डीएल को जीरो के बराबर करना, यहीं पे आपका मिनिमा बन जाएगा, यहीं पे आपका मिनिमा मिल जाएगा बेटा। ठीक है, यहीं पे मिनिमा मिलेगा। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको आफ्टर डिफरेंशिएशन क्या करना मैं आपको समझा देता हूं। आफ्टर डिफरेंशिएशन आपको क्या करना बेटा, कि आफ्टर डिफरेंशिएशन आप क्या करना कि जो भी आपका ये टर्म आएगा उस टर्म को आप क्या करना बेटा, थको यहां से आप बेटा आराम से दिख रहा है कि सर अब ये डिफरेंशिएशन तो एल के टर्म में आ रहा है और वी है यहाँ पे। तो फिर जब बेटा जब ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका, जब ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब आपको इस वॉल्यूम को अगेन बेटा आपको यहाँ पे 2 पाई आर एल में कन्वर्ट कर लेना बेटा, और 2 पाई आर एल में कन्वर्ट करते ही आपका एल आ जाएगा, और पहले से यहाँ पे बेटा आर भी चल रहा है एल भी चल रहा है, यानी कि एल और आर दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे बेटा। और फिर यहां से किसका रेशियो पूछा है, जरा ध्यान से देखना, एल बाई आर। तो यहां से हम क्या कर लेंगे बेटा, एल बाई आर हम निकाल लेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में केवल एक काम बचा बेटा, केवल और केवल डिफरेंशिएशन बेचा। आपको केवल बेटा डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो डिफरेंशिएशन करके आप एल बाई आर निकालोगे, और ध्यान रखना ये 3 टाइम्स बेटा जेईई मेंस में तो पूछ चुका है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब आप इसको डिफरेंशिएट करके, तो ये आपको बेटा √3/2 दे देगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ से मैच कर जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस इतने सा काम करना है कि पहले आप मोमेंट ऑफ एनर्जी ढंग से लिख लो इसका, कि अगर आर जीरो हुआ तो क्या हुआ, ये जीरो हुआ, यानी कि आपका सीधा बना एम टाइम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12। उसके बाद आपने मिनिमा देखना, आपको डीआई बाई डीएल को जीरो करना है, आपको आर को रिप्लेस कर देना वॉल्यूम से, उसका डिफरेंशिएशन के बाद फिर वापस आप क्या कर दो, वॉल्यूम को हटा दो आर के टर्म में, उसके बाद बेटा एल बाई आर निकालोगे, आपका √3/2 आएगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत ही ईजी है बेटा। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व करके बना लेना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से आता हुआ दिख रहा है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो इज व्हाट। अब बेटा जैसे ही आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात आती है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन देखते ही बच्चे तुरंत मारते हवा में, सर ये तो ए बी कांस्टेंट होता है, सर ये तो ए बी कांस्टेंट होता है। बस आपने सीधा छापा प्रिंट किया, नो,
ऐसे नहीं करना। क्यों? पहले ये पढ़ना किसके लिए पूछ रहा है, और ये जरूर बोलेगा क्वेश्चन में कंप्रेसिबल है कि इनकंप्रेसिबल है। बेटा ये कब होता है बेटा, ये इनकंप्रेसिबल के लिए होता है, जो आपने रट्टा मार के बैठा हुआ है, जो आप अक्सर हर फॉर्मूले में लगा देते हो। क्यों लगाते हो तो मैं उसका भी रीजन बताता हूं बेटा। क्योंकि जनरली हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हैं, हमारा फ्लूइड जनरली वाटर होता है, और हमें पता है बेटा कि वाटर को हम अभी अपने सिलेबस के हिसाब से हम उसको इनकंप्रेसिबल मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि वाटर कंप्रेस नहीं होता, हम अभी मान के चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बट मान के चलते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनटीए के अकॉर्डिंग, कि वाटर कंप्रेसिबल नहीं होता है, वाटर इनकंप्रेसिबल होता है। और अगर वाटर इनकंप्रेसिबल है, इसीलिए हम हमेशा चुपचाप फॉर्मूला लगा के निकल जाते हैं, A1 B1 बराबर A2 B2। बट ऐसा हम हमेशा नहीं करेंगे बेटा। ये बात तो ये है ना कि अगर ये कह रहा है कंप्रेसिबल, तो कंप्रेसिबल का मतलब ये है बेटा कि अगर यहां से कोई फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है इस पाइप में बेटा, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से आएगा, यस सर, इसका कुछ एरिया होगा, यस सर, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ v2, यस सर, इसका एरिया होगा कुछ a2। अब देखना ध्यान से, इस फ्लूइड की जो डेंसिटी होगी बेटा वो ρ1 होगी, यहाँ पे डेंसिटी ρ2 होगी। अब अगर बेटा ρ1 बराबर ρ2 हुआ, यानी कि कंप्रेस ही नहीं हुआ, इनकंप्रेसिबल रह गया, यानी कि दोनों रो के बराबर हो गया, इसीलिए ये टर्म कट जाएगा बेटा। बट अगर कंप्रेसिबल हो गया, अगर कंप्रेस हो गया बेटा, जैसे कि कंप्रेसिबल पूछा, कंप्रेस हो गया, इसका मतलब ρ1 और ρ2 क्या हो गया, चेंज हो गया। और अगर ρ1 ρ2 चेंज हो गया बेटा, तो आपको तीनों टर्म को लेके चलना होगा, a रो भी बराबर कांस्टेंट, आपको ये लेके चलना होगा बेटा। और इसका मतलब ही हो गया मैथमेटिकली a1 ρ1 v1 बराबर a2 ρ2 v2। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, ये बहुत ही जेन्युइन रीजन है। बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, बट यू हैव टू फोकस ऑन इट स्मॉल थिंग्स, नहीं तो बेटा गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा ये, अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल फॉर फ्लूइड फ्लो थ्रू। अब बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे पूछ रहा है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल कैसा होगा। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द जेईई अप्रैलशिप, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज पहले भी ठीक ठाक आया था, अभी भी ठीक ठाक आएगा। और जब आप जेईई एडवांस दे रहे होगे बेटा, जो भी बच्चे हमारे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको भी ध्यान रखना है कि जेईई एडवांस के लिए बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, ये सब बेटा ठीक ठाक यहाँ से वेटेज होने वाले हैं इस बार के जेईई एडवांस में। और वैसे भी बेटा एक दिन में 2 पेपर दोगे आप, तो खुद सोच लो, क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कहां से, तो आएंगे बेटा इन्हीं कुछ रैंडम चैप्टर से, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और मेरा मानना है कि जेईई एडवांस की तैयारी करने वाले को और फोकस करना चाहिए इस पैटर्न पे बेटा। ध्यान से सुनना, फ्लूइड फ्लो थ्रू द पाइप कह रहा बेटा, यानी कि अगर किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल कैसा होगा, लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, ऑप्शन के हिसाब से हम सोचेंगे। तो ये ऐसा होता है। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा है, बट बेटा मैं आपको ज्यादा अभी कम टाइम में डिस्कशन ज्यादा नहीं कर सकता। जो हमारे रेगुलर बच्चे होते हैं, वहां पे तो टॉपिक समझाने में हमें 1 घंटा लग जाता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल को समझाने में 1 घंटा लग जाता है बेटा। कुछ ऐसी प्रोफाइल बनती है बेटा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये कैसा दिख रहा है बेटा, आपका पैराबोलिक दिख रहा है। आपको कैसा दिख रहा है, ये पैराबोलिक दिख रहा है। तो पैराबोला इज द आंसर, यानी कि पैराबोलिक पाथ होता है, ये आपको याद रखना है। यही इसका रीजन है। अब इसका रीजन है, इसका रीजन तो बहुत कुछ है बेटा। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ध्यान से सुनना। अगर मैं ये बोलूं कि मान लो कि कोई यहाँ पे साइड में ले लेता हूं, मान लो यहाँ पे कोई एक हमारा पाइप है, यस सर, यहाँ पे पाइप है। अब अगर इसमें से बेटा अगर फ्लूइड एंटर करके यहां से फ्लूइड अगर आपका एग्जिट हो रहा है, तो ध्यान से सुनना बेटा, हमें एनालिसिस करना है इसके अंदर। तो मैं एनालिसिस कर रहा हूं केवल इस वॉल से, इस पाइप के वॉल से इस पाइप के सेंटर तक का बेटा। सर क्यों? सर क्यों? क्योंकि बेटा जो हरकत इस वॉल से सेंटर तक होगी, वही तो फिर ये भी तो वॉल है, ऊपर वाला भी क्या वॉल है, और ये क्या उसका सेंटर है, ये भी तो वही हरकत करेगा। इसका मतलब पाइप को पलट दो, ज्यादा दिमाग खराब हो, पाइप को पलट दो। इसका मतलब ये है कि जो दोनों तरफ क्या है, वॉल है, अब बीच में क्या सेंटर है, सेंटर इज कॉमन फॉर बोथ वॉल। इसका मतलब ये है कि जो इस वॉल से सेंटर तक होगा, वही इस वॉल से सेंटर तक होगा। यानी हम आधा अगर नॉलेज ले लें तो पूरा नॉलेज उसको हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस एनालिसिस को करने के लिए आपसे बोलूं बेटा कि मान लो मैं पाइप के अंदर जा रहा हूं, तो ये डिस्टेंस आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये वॉल ऑफ पाइप है? यस सर, ये वॉल ऑफ पाइप है, जिसको आप एक्स बोलने वाले हो। एंड दिस इज द लेंथ ऑफ पाइप। यस सर, दिस इज द लेंथ ऑफ पाइप एल। और ये वाला जो डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, रेडियली जा रहा है ऊपर, यानी कि रेडियस के तरफ जा रहा है, दिस इज द रेडियल डिस्टेंस बेटा। यस सर। अब यहाँ पे अगर आपका कोई फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो किसी वेलोसिटी से एंटर कर रहा होगा। यस, लेट्स सपोज कि वेलोसिटी क्या पता नहीं क्या वेलोसिटी है सर, तो मैंने यू इनफिनिट ले लिया, दैट इज द सराउंडिंग वेलोसिटी। कुछ वेलोसिटी से बाहर से आ रहा है। यस, ओके। अब आप खुद बताना बेटा, इसके जो मॉलिक्यूल्स नंबर 1 होंगे ना, जो 1 वाले मॉलिक्यूल्स होंगे जो सरफेस पे होंगे, फिर इसमें 2 वाले होंगे,
3 वाले होंगे। तो जो नंबर 1 मॉलिक्यूल होगा जो जस्ट सरफेस पे चिपका होगा पाइप के वाल से, ध्यान से सुनना बेटा, क्या यहाँ पे पाइप के मॉलिक्यूल्स और इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या दोनों डिफरेंट है? यस सर, डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट है बेटा, तो इनके बीच में एडहेसिव हो रहा होगा, क्या एडहेसिव फोर्स लग रहा होगा? यस सर। और आपको पता है बेटा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे कोहेसिव फोर्स बढ़ जाएगा। यस सर, कोहेसिव फोर्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब कोहेसिवनेस इंक्रीज कर जाएगा। यस सर, कोहेसिवनेस इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये बेटा, कोहेसिव स्ट्रॉन्गर होता है एडहेसिव से। यस, इसका मतलब ये है कि सरफेस के क्लोज जो फ्लूइड होंगे वो कम फ्लो कर रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे होगे बेटा, फ्लो आपका बढ़ जाएगा। इसका मतलब नीचे डिफ्लेक्शन कम मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बढ़ता चला जाएगा। अब क्वेश्चन है कि सर कितना बढ़ेगा? तो बेटा मैंने आपको जितना दिया था उतना ही तो खर्च कर पाओगे। यानी कि यू इनफिनाइट जो आपकी आ रही थी वेलोसिटी और जो यहाँ पे अंदर की वेलोसिटी थी, अगर ये ऑलमोस्ट दोनों आपस में क्या हो जाए, लगभग बराबर हो जाए, तो इसके बाद बेटा आपको डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। और ये कब होगा बेटा? ये आपका होगा बेटा जब एक सेंटर पे पहुंच जाएगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको मिला दूं बेटा, इसको मैं मिला दूं, तो क्या आपको ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर, ये दिख रहा है। ये देखो आप बेटा, आप ये डायग्राम आपको ऐसा दिख रहा है और फिर यही ऊपर से भी सेंटर तक देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था बेटा कि आपको ये प्रोफाइल ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये प्रोफाइल आपको ऐसा दिखेगा एंड दिस इज द पैराबोला। ठीक है, और भी बेटा हम कॉन्सेप्ट है, बट हम लिमिटेड टाइम में इतना ही डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्लासरूम में इस टॉपिक को और भी अच्छे से हम डिस्कस करते हैं, बट वी हैव नॉट सफिशिएंट टाइम टू डिस्कस हियर एट ऑल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक मैचिंग का क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज आल्सो रोटेशनल चैप्टर। मैच द फॉलोइंग 1 and 2 लिस्ट। देखते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्क्वायर ऑफ रेडियस r विद एनी टेंजेंट बेटा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं बेटा। सरफेस की बात देख, ध्यान से सुनना, यहां पे जिसकी भी बात कर रहा है ना, जिसकी भी बात कर रहा है, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं, अगर ये बात करना चाहते हैं, एक बात बताओ, क्या हमें एक बात पता है? यस सर, क्या हमें ये पता है कि 2/5 mr स्क्वायर ये होता है हमारा सॉलिड स्फीयर का? यस सर, यही होता है सॉलिड स्फीयर का। लेकिन ये सॉलिड स्फीयर का नहीं पूछ रहा है, इसमें एट एनी टेंजेंट कह रहा है। यानी कि अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो ये वाला तो हमें पता है, ये सर इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है 2/5 mr स्क्वायर, बट ये टेंजेंट बोल रहा है, यानी यहां से पूछ रहा है। तो ये डिस्टेंस क्या r है, यानी इसमें ऐड करेंगे बेटा हम, यानी 2/5 mr स्क्वायर प्लस ये वाला mr स्क्वायर ऐड कर दोगे, और mr स्क्वायर ये क्या बन जाएगा बेटा, 7/5 mr स्क्वायर बेटा। यानी कि पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि ये जा रहा है बेटा ए पे। यस सर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, अब हॉलो स्फीयर पूछ रहा बेटा, तो हॉलो स्फीयर का क्या होता है आपका? हॉलो स्फीयर का आपको याद होगा, ये आपका 2/3 होता है बेटा। तो 2/3 mr स्क्वायर होता है प्लस mr स्क्वायर टेंजेंट का ऐड करेंगे, ये बन जाएगा बेटा 5/3 mr स्क्वायर, यानी ये जा रहा है बेटा आपका बी पे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, इतने से ऑप्शन देखते हैं। ए आ रहा है आपका सेकंड और बी आ रहा है फर्स्ट। ए आ रहा है सेकंड, बी आ रहा है फर्स्ट, ए आ रहा है सेकंड, बी आ रहा है फर्स्ट, ए खत्म। यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये दोनों अभी बन रहे हैं हमारे। चलते हैं हम नेक्स्ट पे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ द रेडियस इतना। यानी कि बेटा ध्यान से सुनना, यानी कि हमें ये पता है कि रिंग का क्या होता है सर, mr स्क्वायर होता है। और डायमीटर के अबाउट अगर पूछ रहा था, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, Ix Iy बराबर Iz, और Iz है बेटा आपका mr स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ Id, यानी कि Id यानी डाया के अबाउट जो हो जाएगा वो बेटा आपका mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यानी कि इसका ये बन रहा है बेटा C, यानी कि C का बन रहा है बेटा फोर्थ। अब आप देख लो C का फोर्थ, यानी कि ए ऑप्शन आपका बेटा अब एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, अगर सर्कुलर डिस्क का पूछ रहा है तो बेटा हमें डिस्क का तो पहले से पता है। डिस्क का तो बेटा अगर हम देखेंगे तो डिस्क का तो हाफ mr स्क्वायर होता है। यस सर, प्लस उसमें हम बेटा, अब ध्यान से सुनो, यहाँ भी वही एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, Ix प्लस Iy बराबर Iz, और Iz क्या होता है, हाफ mr स्क्वायर, और ये डाया के अबाउट क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ डाया इक्वल टू ये हो जाएगा आपका हाफ mr स्क्वायर। यहाँ पे बेटा Id क्या आ जाएगा, 1/4 mr स्क्वायर, यानी कि ये मैच कर रहा है बेटा डी पे। आपका ऑप्शन ए मैच कर गया बेटा, डी का थर्ड आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपके सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को भी रिकॉल हो गया इस मैचिंग के थ्रू। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला बेटा, ताकि आपको जनरली ये भी ध्यान रहे कि फॉर्मूले भी याद होने बहुत जरूरी है। और यही जेई मेंस की औकात है बेटा, जेई मेंस की यही औकात है, जेई मेंस इसी के पैटर्न पे चलता है। ठीक है, जेई मेंस अभी इतने ज्यादा आपके कुछ ज्यादा ही करता नहीं है, बस आप लोग डर ज्यादा जाते हो। ठीक है, चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बेटा, विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द व्हाट। अब देखा ये कह रहा है कि विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो क्या स्टेटमेंट सही है? पहले ये तो सोचो। यस सर, विस्कोसिटी जो होती है गैस की वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, ये बात सही है क्या? यस सही है बेटा, ये स्टेटमेंट तो सही लिखा है। अब देखना जरा ध्यान से, इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जरा ध्यान से सुनना मेरी।
ये देखो, अगर मैं बोलूं कि आपका ये म्यू है और आपका ये टी है, ऐसे में बोलूं, एंड दिस इज द विस्कोसिटी एंड दिस इज द टेम्परेचर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज याद कर लेना, आपके हमेशा जीवन में काम आएगा बेटा, एक ऐसे बनाना, एक ऐसे बनाना, ठीक है सर। ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ये विस्कोसिटी ऑफ गैस की लाइन है, और ये जो नीचे की तरफ गिर रही है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की लाइन है, और आपका काम खत्म हो गया। कैसे, आप देखना जरा ध्यान से। अगर आप इस पहले वाले पे देखो, अगर आप कोई भी 2-3 पॉइंट के बारे में सोचो, तो ये देखो आप, और इस पे आ जाओ। आप देखो जैसे जैसे इस करो पे आप आगे जा रहे हो, ये टी में आगे जा रहे हो, यानी टी बढ़ रहा है, और लेकिन इधर देखो आप, ये अब नीचे आ रहा है, यानी म्यू घट रहा है, यानी कि, और किसकी लाइन है, लिक्विड की, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो होती है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। यस, अब इस पे देखना बेटा, अगर इस पे आप 3 पॉइंट कोई भी पकड़ लोगे, ये देखो बेटा, अगेन आप टी बढ़ा रहे हो, लेकिन इधर देखो तो इधर भी ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब यहाँ तो मजे की बात है, विस्कोसिटी ऑफ गैस टेम्परेचर के क्या दिख रहा है बेटा आपको, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दिख रहा है। और क्वेश्चन में बोला है विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। यस, यानी जो लिखा है वो तो सही लिखा है, जो लिखा है वो तो सही लिखा है, इसका मतलब डी पार्ट तो गलत है, डी तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इफेक्ट तो पड़ेगा, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा गैस की विस्कोसिटी। अब ये पता करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे कोहेसिवनेस और बात कर रहा है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की बात कर रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन को रिफॉर्म कर रहा है। दिस इज अगेन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तो हम ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये क्वेश्चन जो लिखा है ये सही है, या फिर हम चौथा ऑप्शन लेके निकल जाए। क्या चौथा ऑप्शन, विस्कोसिटी ऑफ गैस डज नॉट इफेक्ट विद वेरी इन द टेम्परेचर। नहीं, हमें ये पता चल गया कि टेम्परेचर चेंज करने से लिक्विड और गैस यानी फ्लूइड की विस्कोसिटी चेंज होती है। लिक्विड एंड गैस मतलब फ्लूइड की विस्कोसिटी टेम्परेचर वेरी करने से चेंज होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो हमें पता चल गया कौन कैसा रिलेशन रखता है, बट ये क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ये बात आप याद रखना। हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ बेटा। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए हम आपसे एक बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक बात याद रखना कि कभी भी बेटा, कभी भी अगर मैं बोलूं हाउ विस्कोसिटी, या फिर मैं ये भी ना बोल के बेटा आपको ये बोलूं द फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी चेंज विथ टेम्परेचर, अगर मैं आपको ये बात बोलूं तो विस्कोसिटी, हाउ विस्कोसिटी चेंज विद द टेम्परेचर, इसके कितने रीजन, इसके फैक्टर क्या बेटा, कौन सा फैक्टर जिसको इफेक्ट करता है। इसके बेटा 2 फैक्टर हैं। पहला होता है बेटा आपका कोहेसिवनेस यानी कोहेसिव फोर्सेस बेटा, पहला होता है कोहेसिव फोर्सेस यानी कोहेसिवनेस, दूसरा होता है बेटा आपका मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। यही होता है जो ऑप्शन में दिया है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बेटा, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बेटा, ठीक है सर, ओके। अब जरा ध्यान से सुनना, आपके पास बेटा लिक्विड भी है, यस सर, और आपके पास बेटा गैस भी है, यस सर, ये दोनों है, दोनों दोनों। अब विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, अब जरा ध्यान से सुनना। अब आप ऐसा मत बोलना कि सर इसका मतलब है कि इसमें से कोई एक इसके लिए होगा और कोई इसमें से एक इसके लिए होगा, नहीं जी, दोनों के लिए दोनों है। लिक्विड में दोनों इफेक्ट करते हैं, गैस में भी दोनों इफेक्टिव होते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर दोनों जब दोनों में है, ये बताओ सर इसमें कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा, कौन कम इफेक्टिव होगा, और वही क्वेश्चन में पूछा भी है कि कौन प्रीडोमिनेटिंग होगा। यानी आपके अगर एक टाइम पे आपके 4 फ्रेंड है बेटा ना, तो आप चारों फ्रेंड से एक साथ सारी चीजें आप अच्छे से आप शेयर नहीं करते होगे, किसी एक फ्रेंड से आप ज्यादा शेयर करते होगे पर्सनली, और बाकी फ्रेंड से आप एक लिमिटेड लाइन के अंदर करते होगे आप शेयर। तो वही चीज पूछा जा रहा है कि विच वन आप योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। फ्रेंड तो बेटा आपको चारों है, आप ये नहीं डिनाई कर सकते हो कि मेरे बाकी के बचे हुए 3 फ्रेंड नहीं, वो भी आपके फ्रेंड है, बट उसमें से एक फ्रेंड ऐसा होगा जिसको आप ज्यादा चीजें बताते होंगे। तो वही पूछ रहा है कि हु इज मोर डोमिनेटिंग, आपका सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फ्रेंड कौन सा है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग जिस केस में कौन है, कौन प्री डोमिनेंट है, कौन लेटर डोमिनेंट है। इसके लिए बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपसे अगर एक बात कहूं कि अगर मैं लिक्विड की बात करूं सबसे पहले, या सर लिक्विड की बात कर लेते हैं, तो बेटा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड के, तो एक बात बताओ, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं पास पास, हाँ सर ऐसे पास पास होते हैं। तो अगर बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये दूर भागेंगे, यस सर दूर भागेंगे, तो दूर भागेंगे तो गैप बढ़ेगा, हाँ सर गैप बढ़ेगा। बेटा सारे क्वेश्चन यही क्लियर कर दूंगा। अब जितना भी क्वेश्चन इसको बनाने का मन करे बना ले, एक लाइन में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जितने भी फ्यूचर में इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान से सुनना, यहां सर गैप बढ़ जाएगा, और अगर बेटा गैप बढ़ गया तो ये आपको पता बेटा इनके बीच कोहेसिव फोर्स होता है, यस सर कोहेसिव फोर्स होता है। तो बेटा अगर गैप बढ़ गया तो कोहेसिव फोर्स तो डिक्रीज कर जाएगा, यस सर कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा।
और अगर कोएफिशिएंट डिक्रीज कर गया बेटा, तो आप खुद सोचो, अगर कोएफिशिएंट डिक्रीज कर गया इसका मतलब नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज हो गया बेटा। अब नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल जो आपस में टकराएंगे, कोलिजन, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया बेटा आपका, डिक्रीज हो गया। और अगर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट अगर डिक्रीज हो गया बेटा, तो जितना कम टकराएंगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा बेटा। रेजिस्टेंस तो तब होगा ना जो इधर से चला इधर से चला, दोनों लड़े, बढ़िया टक्कर हुआ। अब एक इधर से चला एक इधर निकल गया, इधर निकल गया, टक्कर हुआ, रेजिस्टेंस कहीं का, रेजिस्टेंस तो तब होगा ना जब बढ़िया कॉन्टैक्ट हो। इसका मतलब ये है कि बेटा अगर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ही कम हो गया बेटा, इसका मतलब टक्कर कम हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। और बेटा रेजिस्टेंस ही क्या होता है, विस्कोसिटी होती है। इसका मतलब बेटा आपकी विस्कोसिटी क्या होने लगी, कम होने लगी। और आप खुद इसे फोकस कर लो, ये देखो फाइनल रिजल्ट क्या आया, विस्कोसिटी कम, क्या शुरू किए थे, टेम्परेचर ज्यादा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी घटेगी किसकी, लिक्विड की। और यही हमारा एनालिसिस भी कह रहा था। सेकेंड बेटा, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे और बात करोगे बेटा आप किसी गैस की, तो गैस में अगर आप बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे, टी को इंक्रीज करोगे, तो ध्यान से सुनना, गैसियस मॉलिक्यूल्स पहले कहां होते, दूर होते हैं बेटा। अगर आप बढ़ाओगे तो पास आएंगे, पास आएंगे तो बेटा इनका गैप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आप देखना ध्यान से, यहां उल्टा हो रहा है कहानी, गैप डिक्रीज किया तो बेटा नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा ना, यानी कि कांटेक्ट इनका बढ़ जाएगा। कांटेक्ट बढ़ने का मतलब बेटा कोलिजन बढ़ जाएगा बेटा, यस सर कोलिजन बढ़ जाएगा। और कोलिजन बढ़ने का मतलब मॉलिक्यूल धाम धाम टकराया, मॉलिक्यूल में टकराने से क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल अब दूसरे मॉलिक्यूल को अपना मोमेंटम क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। इसका मतलब यह है बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होंगे बेटा वो अपने मोमेंटम क्या कर रहे होंगे, ट्रांसफर कर रहे होंगे, अपने मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे होंगे। और ध्यान से सुनना बेटा, अगर गैप बढ़ गया, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया, तो गैप बढ़ने का मतलब बेटा अब टक्कर कम होगा ना, यस सर टक्कर कम होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, जितना कम टक्कर उतना कम रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि अगर आपका गैप बढ़ा है, ध्यान से सुनना बेटा, अभी आपने बोला कि सर कांटेक्ट बढ़ गया, कोलिजन बढ़ गया, कांटेक्ट बढ़ गया, कोलिजन बढ़ गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी तो बढ़ गया, ज्यादा टकरा रहे हैं, यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंसेस क्या हो गया बेटा आपका, रेजिस्टेंसेस आपका बढ़ गया बेटा, यानी कि रेजिस्टेंसेस क्या हो गया बेटा आपका, सर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। और रेजिस्टेंस ही क्या है, विस्कोसिटी। इसका मतलब बेटा विस्कोसिटी अल्टीमेटली क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। देखो विस्कोसिटी इंक्रीज किया है टेम्परेचर बढ़ाने से, यही तो हमने निकाला था अभी। तो आपको बेटा मैंने एक लिमिटेड टाइम में, ठीक है, मैंने आपको डेप्थ नॉलेज आपको दिया है। आप ध्यान रखना, आइंदा आज के बाद ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे टू बी वेरी अलर्ट बेटा, इस चीजों का ध्यान रखना होगा आपको। चलते बेटा अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, टाइम कम है हमारे पास, हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने आया आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r, a cube of maximum possible volume is cut. The moment of inertia of a cube about an axis passing through the its center and perpendicular to one of its faces is what? अब बेटा ध्यान से सुनना, हमारे पास बोल रहा है सॉलिड स्फीयर है, यस 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 सॉलिड स्फीयर बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर बेटा, यस सॉलिड स्फीयर है। बोल रहा है इसमें से कट करके आपको निकालना क्या है, आपको कट करके निकालना है यहां से एक क्यूब, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ का क्यूब निकालना। यस तो सबका लेंथ क्या एल है। तो बेटा अगर मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ का अगर आप निकाल रहे हो, इसका मतलब तो ये है बेटा कि ये जो क्यूब है आपका, इसका आप खुद सोचो, इस क्यूब का आपका जो भी लेंथ होगा बेटा, ये यहाँ पे आपका ये बन जाएगा एल क्यूब, यानी कि यहाँ पे आपका ये एल क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। एरिया की बात करें हम, अब जरा ध्यान से सुनना कि आपको एक चीज का एनालिसिस पता होगा बेटा, इसका जो डायगोनल डिस्टेंस होता है ये आपका L√3 होता है, यस सर। और मैक्सिमम कितना हो सकता है यहाँ से जो कट किया जाए, मैक्सिमम लेंथ, सर मैक्सिमम लेंथ तो स्फीयर का इसका डाया होगा, और डाया क्या होता है बेटा आपका 2r होता है, यानी कि जो 2r है आपका बेटा, जो 2r है वो आपका L√3 के बराबर हो जाए, यही तो मैक्सिमम होगा, आपको यही तो मैक्स करना है, यही तो मैक्स करना है। इसका मतलब यह है कि L की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी 2r/√3 हो जाएगी बेटा, 2r/√3 हो जाएगी। हमें L मिल चुका है, यस सर L मिल चुका है। दूसरी बात सुनना, L मिल चुका है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, सर इसके एक फेस के अबाउट पूछा, तो एक फेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं होता सर, क्यूब है, हाँ 6 फेसेस होंगे, यस सर। तो इसका हम लोग लिखते थे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब, मैं यहाँ पे लिख दूं आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब होता था 1/6 m, और डिस्टेंस L है तो ml² बेटा, ये होता था। अब ध्यान से सुनना, एल का जुगाड़ तो हमने कर लिया, यस सर एल का जुगाड़ हमने कर लिया, ठीक है।
फंसा क्या ये एम डैश क्यों? क्योंकि बेटा इसका मास दिया है आपको एम है, इसका मास एम है, रेडियस आर है, इसमें से आपने छोटा सा हिस्सा एक मैक्सिममली काट के निकाला है, तो क्यूब की अगर बात करोगे हमारा आंसर यही आ चुका है, बट इसको भी पुट करना पड़ेगा एल की वैल्यू और एम की वैल्यू। एम की वैल्यू सर क्यों? क्योंकि बेटा इसका मास तो अलग होगा ना भाई, इसलिए इसको मैंने एम डैश बोला। और एम डैश कैसे निकालेंगे? कि बेटा यूनिटरी मेथड लगा दो। सर यूनिटरी मेथड मतलब क्या? बेटा आपको पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब जो है ये आपका इसका एम का है। यस सर। तो 1 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा एम बाई 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। हमें कितने का चाहिए बेटा? हमें तो एल का चाहिए। हमें जब एल का चाहिए बेटा तो इसमें एल की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो अगर हम इसमें एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एम डैश निकल जाएगा। तो एल का मल्टीप्लाई करने का मतलब यानी कि एल यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर रखोगे, यहाँ पे एल क्यूब रखोगे बेटा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 आर क्यूब डिवाइड बाई 3√3 बेटा। आर क्यूब से आर क्यूब चला जाएगा बेटा, ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से एम डैश आ जाएगा आपका बेटा 3m/4 और यहाँ से 3 आपका ये है, ठीक है, और ये 3 भी वही कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 भी मर जाएगा, 3 भी मर जाएगा और यहाँ पे आपका जाएगा √3 पाई, ये ठीक है, ये आपका आएगा √3 पाई और ये 4 और से 8 भी जाएगा 2 बार में, तो यहां से बेटा आपका ये 4 भी हट गया, यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि एम डैश आ जाएगा आपका बेटा 2m/√3 पाई बेटा, ये आ जाएगा आपका। अब आप यहाँ पे पुट कर दो, अब यहाँ पे आप पुट कर दो एम, आप 1/6 इंटू एम डैश की जगह क्या रखोगे 2m/√3 पाई इंटू आर एल स्क्वायर। एल क्या बेटा? ये है, तो 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3। अब आपको बेटा यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि ये आपका बनने वाला है, ये आपका 3 8, ये आपका बन गया कट के 3 3 3 या 9, यानी कि m बाई और नीचे बेटा ये 9 आ रहा है और पाई आ रहा है। अब ऑप्शन में देखना और √3 भी है, √3 भी है, तो आप खुद देखना ये नीचे वाला मैच कर गया, ऑप्शन सी मैच कर जा रहा है। ऊपर देख लो क्या आ रहा है 4mr स्क्वायर, 4mr स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट बेटा। बहुत ही सिंपल केस था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, एक स्फीयर से मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ का एक क्यूब निकालना था और इस क्यूब के अबाउट, सेंटर के अबाउट आपसे पूछ रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो पहला तो ऑप्शन ये था कि पहले आप एल तो निकाल लो, हमने एल निकाल लिया। उसका दूसरा ऑप्शन ये था कि आप उस क्यूब के अबाउट, आप जानते हो कि एक फेसिस का होता है 1/6 टाइम ml स्क्वायर, और यहाँ पे जो m होगा आपका वो m डैश हो जाएगा, क्योंकि आपने एक सॉलिड स्फीयर के मास से छोटा सा मास निकाला है, तो आप वहां पे यूनिटरी मेथड लगा के आप पहले इस m की वैल्यू निकाले, और जैसे आपकी इस m की वैल्यू मिली, क्यूब की वैल्यू मिली मास की, उसके बाद आपने यहाँ पे पुट कर दिया इक्वेशन में, सॉल्व होकर आपका सी पार्ट आ गया। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन बेटा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको डाल रहा हूँ बेटा, ठीक है, ओके। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब इस अगले क्वेश्चन में जरा देखना बेटा, ये क्वेश्चन आपका मैग्नेटिज्म की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। देखो ये लूप कैरिंग करंट आई लाइज इन द एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर, दिख रहा है मुझे ये यूनिट वेक्टर के, ठीक है, कमिंग आउट के होगा। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत बढ़िया बेटा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है बेटा आपका? तो होता तो जनरल फॉर्मूला बेटा इसका एन आई है, बहुत लोग बेटा ये एन छोड़ देते हैं, आई बोलते हैं, मत करना गलती, क्योंकि यहाँ पे एन क्या होता है बेटा आपका? एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये भूलना नहीं, क्योंकि पता नहीं है ना कितने टर्न, ठीक हमारा भी यहाँ पे एक पे काम चल जाएगा, बट हो सकता है कहीं आप फंस जाओ ना, तो ध्यान रखना इस बात को बेटा, ठीक है सर, ओके सर, कोई बात नहीं, हम ध्यान रखेंगे। आ जाओ बेटा, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, अब यहाँ पे एक ही टर्म है, हम बेटा आई को एन को 1 लेंगे, दिस इज आई इंटू एरिया ऑफ लूप, यही तो होता है आई, एरिया ऑफ लूप इंटू के डैश, मतलब के कैप, ये आपका आंसर है। अब प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पे बेटा करंट तो ठीक है, ओके सर, और करंट हमारा ठीक है, तो ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है करंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, और हमारा आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, और ये सब के डैश, ये सब के कैप है बेटा, ठीक है ना, ऑप्शन में सारे के कैप है। तो यानी कि आई और के कैप का काम हो गया, यही फंस रहा है, यही निकालना। अब जरा आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना बेटा, आप गलती पे गलती मत कर देना। आप अगर देख पा रहे हो तो देखना बेटा, ये देखो इस सभी को अगर आप मर्ज कर दो ऐसे, तो बेटा ये आपका एक अंदर एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, और ये हाफ सर्किल, ये हाफ सर्किल मिलके एक सर्किल बन गया, ये हाफ सर्किल और ये हाफ सर्किल मिलके एक और सर्किल बन गया। तो क्या बेटा आपके 2 सर्कल बन रहे हैं? यस सर, 2 सर्कल बन रहे हैं। तो बेटा आप यहाँ पे लिखोगे आई टाइम 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर
प्लस और आपका एक क्या बन रहा है सर, एक स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, और सारे लेंथ क्या बेटा ए है। और ध्यान से सुनना बेटा, लेकिन अगर ये लेंथ ए है तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा सर, रेडियस तो a/2 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, रेडियस को हमें a/2 रखना होगा, लेकिन इसको तो हम a स्क्वायर रखेंगे बेटा। यस सर, ये रखेंगे, के कैसा हो गया बेटा, ठीक है। तो अब आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आने वाला, जरा देखना ध्यान से। 2 बाहर है बेटा, पाई आर की जगह क्या रखेंगे, a²/4 रख देंगे, a/2 मतलब a/4 रखेंगे बेटा, प्लस a स्क्वायर का के कैप बेटा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आई तो रहेगा एज इट, 2 को अंदर डालोगे बेटा, ये बनेगा पाई a स्क्वायर बाई, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, प्लस 2a स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो 2 से कटा 2 बार में, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखना बेटा, नीचे पाई/2 है, a स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो आई a स्क्वायर कॉमन आ गया आपका, ठीक है। अंदर क्या बच गया, देखना ध्यान से, पाई/2 प्लस यहाँ पे तो बच गया बेटा आपका, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बच गया आपका 2, ठीक है। ये देखो आपका यहाँ पे पाई/2 प्लस 1, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ गया के बेटा। यानी कि ये आपका ऑप्शन जाएगा बेटा पाई/2 प्लस 1 टाइम ए स्क्वायर के, यानी ये ऑप्शन जाएगा आपका बी बेटा, बी ऑप्शन जाएगा। बहुत ही सिंपल केस था। और पता है यहां से मैग्नेटिक मोमेंट पे एक टाइप के और भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। ये तो चलो ठीक है, ये तो हमने कर लिया, बट यहाँ पे एक टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं जो आप बहुत केयरफुल है ना। अक्सर देता है कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसको क्या करेगा ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाएगा। कभी उस वायर को ना आपको लपेट के कभी हेक्सागोनल बना देगा, कभी उस वायर को लपेट को आपको ऐसे ही स्क्वायर बना देगा। अब भैया स्क्वायर बना देगा, बोल देगा सबकी साइड इसकी जो है ए है, तो बेटा ध्यान से सुनना, क्या a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 इक्वल्स टू वो जो वायर था लेंथ का, जिस वायर को हमने इसको घुमा के ये बनाया है उसके बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि l बराबर 4a, तो a बराबर क्या हो गया l/4। ये बहुत कंफ्यूज करेगा, तो ध्यान रखना ऐसे होगा। और आंसर मांगेगा बेटा l के टर्म में, और आपको दिया होगा a, तो आप सोचने लग जाओगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन भी जेईई मेंस में लगातार पूछे गए बेटा, ठीक है, लगातार पूछे गए बेटा, ध्यान रखना लगातार पूछे गए हैं। चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है आपका बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। अब देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछ रहा है, मैचिंग है, ठीक है, एक्सेस प्रेशर ऑफ द बबल्स, एक्सेस प्रेशर ऑफ द ड्रॉप, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फॉर सेम फ्लूइड, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ आइडियल गैस। अब पहली बात तो बेटा ये ध्यान रखना कि विस्कोसिटी जो होती है जो आइडियल गैस की बेटा, ठीक है ना, आइडियल फ्लूइड की, सॉरी गैस नहीं, एक्चुअली यहाँ पे फ्लूइड होना चाहिए था, गैस क्या होता है, फ्लूइड होना चाहिए था, वो बेटा आपका 0 होता है। पहला ये तो क्लियर है बेटा, यानी कि इसका ऑप्शन विस्कोसिटी ऑफ आइडियल गैस क्या होगी बेटा, ये 0 होगी, यानी ये बनेगा आपका डी का एस बेटा। अब डी का एस कहां है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यानी ये वाला पार्ट तो गलत हो गया, ठीक है, ये पार्ट तो गलत हो गया, इसको रेड से कर देते हैं, ये तो गलत हो गया, यस सर। अब अगला चलते हैं एनालिसिस करने बेटा। एक्सेस प्रेशर की बात कर रहा था, ध्यान से सुनना बेटा। एक्सेस प्रेशर जो होता है आपका बेटा डेल्टा पी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, और इसको हम लोग पीआई माइनस पी नॉट भी बोलते हैं बेटा। दैट इज इक्वल टू 8t या 8 सिग्मा या 8t बाई आर बेटा, ठीक है सर। अब अगर इसने आपसे ये पूछा तो ध्यान से सुनना बेटा, बबल के लिए जो होता है आपका वो 8 सिग्मा बाई डी होता है, ड्रॉप के लिए जो आपका एक्सेस प्रेशर होता है, ध्यान से सुनना, मैं एक्सेस प्रेशर की बात कर रहा हूं, वो होता है बेटा आपका 4 सिग्मा बाई डी, ऐसे याद करना है। अब इसने बेटा अगर रेडियस के टर्म में रखा है तो हम डी को क्या रख सकते हैं बेटा, डी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा, क्या हमारा डाया क्या हो जाएगा बेटा, ये r/2 के टर्म में चला जाएगा बेटा। डाया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 2r, यानी डाया को हम लोग लिखेंगे बेटा 2r, और ऊपर है 8 सिग्मा, मतलब सिग्मा आपका सरफेस टेंशन ही बेटा, टी है, तो ये बचेगा बेटा आपका 4, यानी कि बबल्स के केस में आपका आ रहा है 4t/r, और ड्रॉप के केस में बेटा आपका आ रहा है 2t/r। अब देख लो आप, बबल्स में 4t/r, यानी कि a का q और b का p, a का q, b का p और d का s, यानी कि बेटा ये जा रहा है आपका बी ऑप्शन की तरफ। और वेलोसिटी ऑफ द सेम फ्लूइड हाई रेडॉन नंबर, तो बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे देखो क्या बोला है, सेम फ्लूइड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। अब आप खुद ही सोचना, मैं एक अलग कलर ले ले रहा हूं, जरा ध्यान से सोचना बेटा।
रिनॉल्ड नंबर तो होता है आपका रो वी डी बाई म्यू। यस सर। अब ध्यान से सुनना, अगर फ्लूइड सेम है बेटा तो बेटा फ्लूइड सेम है तो डेंसिटी तो सेम हो जाएगी, कोई बात नहीं सर। पाइप तो आपने चेंज किया नहीं, यस सर। डाया भी सेम ही रहेगा, यस सर। और विस्कोसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये भी फ्लूइड चेंज नहीं किया, चेंज नहीं होगा। बचा क्या आपका, तो वेलोसिटी बचा, यानी रिनॉल्ड नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज्यादा बेटा तो रिनॉल्ड नंबर भी ज्यादा, हाई रिनॉल्ड नंबर। इसका मतलब इस तरह से हम बनाएंगे सी का आर। ठीक है, तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को हम टैकल आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज आल्सो कम्स फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक्स। यहां पे हमसे पूछ रहा है स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें ऑलरेडी। एक स्टेटमेंट हमारा कहता है द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग एट ए हाई स्पीड फ्रॉम द गार्डन व्हिच पाइप टेंड्स टू द स्पीड लाइक ए फाउंटेन व्हेन हेल्ड वर्टिकली अप बट टेंड्स टू ए नैरो डाउन व्हेन द वर्टिकली डाउन। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। इससे सेकंड बात करते हैं, इन स्टेडी स्टीम फ्लो द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एंड द फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। बेटा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की बात कर रहा है बेटा, वॉल्यूम फ्लो रेट। व्हाट इज वॉल्यूम फ्लो रेट बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैं एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करूं, व्हाट इज यूनिट ऑफ एरिया, दैट्स इज मीटर स्क्वायर। व्हाट इज यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। ये बेटा क्या बन गया, दिस इज मीटर क्यूब पर सेकंड। यही तो फ्लो रेट है, यही तो फ्लो रेट है। ओके, इसका मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात कर रहा है, a1 v1 बराबर a2 v2, मतलब a b कांस्टेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है और अच्छा खासा इस ऊपर वाले स्ट्रीमलाइन फ्लूइड को एक्सप्लेन कर रहा है बेटा। इसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट सेकंड है और जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, दोनों तो अच्छा लिखा बेटा, दोनों के दोनों करेक्ट है। और इस स्टेटमेंट वन को अच्छे से डिफाइन कर रहा है स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है, और तीसरी बात है बेटा, ये ध्यान रखना, कैसे डिफाइन कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से डिफाइन कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से डिफाइन कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टास्क बेटा। आज का जितना भी हमारा टास्क था, इसमें कुछ क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स से भी आए। ठीक है बेटा, इसके बाद अब हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ये हमारे अगेन हमारे इस दिस ईयर 1 जनवरी अटेम्प्ट का हमारा जो रिजल्ट रहा है। अब बेटा हम लोग आपसे बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा अगले पार्ट में, जो भी हमारा पार्ट 4 होगा। और पार्ट 4 में बेटा हम लोग कुछ और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छे से सवाल एनालिसिस करिए और बने रहिए बेटा। और कमेंट करना मत भूलिए, जो भी आपको लगता है कि नीड है आपको किस लेक्चर का और भी किसी चीज पे आप वन शॉट चाहते हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके आप लोग अपना सजेशन दिया करो। ठीक है, हम आपकी कमेंट देखते हैं। ठीक है बेटा, आप सभी को ऑल द बेस्ट।